आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आईआईटी जेईई मैथ्स एंड दैट इज वेक्टर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रियल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वेक्टर्स, वेक्टर इन 3D। जैसे मैं आपको वेक्टर पढ़ाने जा रहा हूं, अगर आप वैसे ध्यान से वेक्टर को पढ़ेंगे तो शायद ही आपका कोई क्वेश्चन गलत हो। आप चाहेंगे कि आपका सवाल गलत हो, लेकिन हो नहीं पाएगा। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वेक्टर और 3D इतना भर भर के आता है कि मैं क्या बताऊं। और एक खास बात ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अगर वेक्टर आपका चौपट हो गया तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जमीन पर एक भी पौधा नहीं उगेगा, ऑटोमेटिकली वो चौपट ही दिखेगी। ये वेक्टर का बहुत ज्यादा यूज है कॉम्प्लेक्स नंबर में, इसीलिए वेक्टर 3D और उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर और कोर्स खत्म। अब सुनो ध्यान से, आज हम पढ़ने आ रहे हैं वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा बहुत क्या, बहुत सारी जानकारी आपको वेक्टर के बारे में ऑलरेडी, बहुत सारी जानकारी आपको वेक्टर के बारे में ऑलरेडी फिजिक्स के अंदर और हल्का फुल्का जानकारी होगी। लेकिन मैथ का वेक्टर फिजिक्स के वेक्टर्स थोड़ा अलग है। मैथ का वेक्टर फिजिक्स के वेक्टर्स थोड़ा डिफरेंट है। इसको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझना है। आइए सबसे पहले अपन वेक्टर की डेफिनेशन की बात करते हैं। वेक्टर की रियल डेफिनेशन क्या है? आमतौर पर जिस चीज की डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड होता है उसको वेक्टर कह देते हैं, लेकिन नहीं, ये वेक्टर की कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। अगर आप किसी से बोलें भैया व्हाट इज ए वेक्टर, तो जनरली बोल देगा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, लेकिन ये काफी नहीं है। अब सुनेंगे ध्यान से। एनी क्वांटिटी, बोर्ड पर ध्यान दें, एनी क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन and follows triangle law of addition is called vector। ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए और साथ में ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो भी करना चाहिए। तीनों चीजें ध्यान देंगे, तीनों चीजें, मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी और साथ में ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करें। ऐसी कुछ क्वांटिटीज हैं जिनमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वो वेक्टर नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल करंट का मैग्नीट्यूड भी है, करंट की डायरेक्शन भी है, लेकिन वो वेक्टर नहीं है क्योंकि वह ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती है। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, ज्योमेट्रिकली इस बात को समझें कि ज्योमेट्रिकली इन मैथ या ज्योमेट्रिकली वेक्टर इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। बस जिस बच्चे ने ये बात समझ ली, चैप्टर पे मास्टरी कर ली। बस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। जब भी कभी वेक्टर की बात मन में आए तो एक लकड़ी का टुकड़ा, डंडी, हमारे गुरुजी कहते थे वेक्टर बोले तो एक डंडी, ठीक है, ध्यान देंगे। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, बस वेक्टर मतलब एक लाइन सेगमेंट जिसके पास डायरेक्शन भी है। बस आपको पूरे टाइम कभी भी वेक्टर सोचेंगे तो वेक्टर मींस लाइन सेगमेंट, वो इनफाइनाइट नहीं होगा, लाइन का एक टुकड़ा जिसकी डायरेक्शन भी हो। बस ये समझ ली, वेक्टर कभी कोई पॉइंट नहीं होता, वेक्टर कोई स्फीयर नहीं होता, वेक्टर लाइन नहीं होता। वेक्टर मतलब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। इसका मैग्नीट्यूड भी है, जो इसकी लेंथ है, वो आपके वेक्टर का मैग्नीट्यूड है यहां तक, और जो इसकी डायरेक्शन है वो वेक्टर की डायरेक्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझें, पूरे मैथ में वेक्टर मतलब एक डंडी की लकड़ी, एक लकड़ी की डंडी। वेक्टर मतलब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। वेक्टर मतलब एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, वेक्टर का मतलब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। यहां पर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पर, क्योंकि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, सुनो, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का मतलब है डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का मतलब है डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ एडिशन।
वेक्टर्स आमतौर पर स्मॉल लेटर और उसके ऊपर एरो लगा के रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी है। आपको फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अंतर समझाया गया होगा, समझते हैं, मेरे बताने की जरूरत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, while displacement is the straight line joining the initial point and final point। तो डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ एडिशन को अपन लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन भी कहते हैं। क्या मतलब इसका सुनिए, अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है तो डिस्प्लेसमेंट की तरह सोचो, कोई चीज यहां से यहां, ये इनिशियल पॉइंट है, कोई चीज यहां से यहां डिस्प्लेस हुई, फिर यहां से यहां डिस्प्लेस हुई, तो कुल मिला के यहां से यहां डिस्प्लेस हुई, तो ये आना चाहिए ए प्लस बी। ऐसी क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो और साथ में ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करें, यानी उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट्स जुड़े। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए डिस्प्लेसमेंट है, ये बी डिस्प्लेसमेंट है, ये सी डिस्प्लेसमेंट है। अब आपसे कोई पूछे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर काट, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से जोड़ो, यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां गए। सो व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द फाइनल डिस्प्लेसमेंट, कि यहां से यहां गए। सो दिस शुड रिप्रेजेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। केमिस्ट्री में भी आता है, केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जो पाथ फंक्शन होते हैं, पाथ पर डिपेंड करते हैं, और कुछ प्रोसेस पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, चाहे किसी भी रास्ते से जाओ डिस्प्लेसमेंट से ही निकल के आता है। खैर, ये कहलाता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन या डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ एडिशन। जब आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को जोड़ते हैं तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग ए वेक्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट अलोंग बी वेक्टर, फाइनल टोटल डिस्प्लेसमेंट को आपको देखना है। वेक्टर कितने भी जोड़े जा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए यहां पर ए वेक्टर है, यहां पर बी वेक्टर है, यहां पर सी वेक्टर है, और फिर यहां पर चल के आप डी वेक्टर आ गए। पहले ए के वेक्टर अलोंग डिस्प्लेस हुए, फिर बी के अलोंग डिस्प्लेस हुए, फिर सी के अलोंग डिस्प्लेस हुए, फिर डी के अलोंग डिस्प्लेस हुए। सो व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, कि भैया तुम यहां से यहां डिस्प्लेस हो गए, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ये आ गया, निकल के लीजिए। अभी मैंने आपको सिर्फ यहां पर 3 चीजें समझाई हैं, अभी वेक्टर में मैंने कुछ नहीं पढ़ाया। पहले मैंने आपको वेक्टर की सही परिभाषा बताई है, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करें। दूसरा मैंने आपको बताया है कि वेक्टर को सोचना है तो ज्योमेट्रिकली कैसे सोचना है। कोई भी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, कोई भी डायरेक्टेड लाइन का टुकड़ा वेक्टर है। और तीसरी चीज मैंने आपको समझाया कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का मतलब क्या है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का मतलब है डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ एडिशन। द फाइनल डिस्प्लेसमेंट शुड बी सम ऑफ ऑल डिस्प्लेसमेंट्स, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट। तो कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड है, जिसमें डायरेक्शन है, और ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, जिसमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जोड़ें तो ये वाला वेक्टर आ जाए, जिसमें ए प्लस बी प्लस सी जोड़ें तो ये आ जाए, जिसमें ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जोड़ें तो ये आ जाए, ऐसी क्वांटिटी कहलाती है वेक्टर। कॉपी करिए। हाँ, वेक्टर की डेफिनेशन आ गई। वेक्टर जो है यूं समझ लीजिए कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स है। वेक्टर जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स है इन सॉल्विंग ज्योमेट्री, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल। चलिए, अब वेक्टर की डेफिनेशन तो हम लोगों ने जान ली। आइए सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड राइटिंग वेक्टर्स इन 3D। सबसे पहले मैं आपको 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम बताऊंगा और वेक्टर को 3D में लिखना सिखाऊंगा। अब जरूरत क्या है 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम जानने की? भाई साहब जरूरत इसलिए है क्योंकि जिस स्पेस में हम रहते हैं, जिस दुनिया में हम रहते हैं, वह मटेरियलिस्टिक की नजर, मटेरियल की नजर देखा जाए तो 3 डायमेंशन वर्ल्ड है। तो वेक्टर को कैसे लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वह अपन देखेंगे, लेकिन उसके पहले 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम समझेंगे। एंड राइटिंग वेक्टर्स इन 3D। 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसा कुछ विशेष नहीं है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और एक और आ गई जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। एक्स और वाई आप वैसे ही बनाए जैसे पहले बनाते थे, और जेड का मतलब है आपकी तरफ आने वाला, बोर्ड से बाहर आने वाला, ये जेड है। एक्स वाई और ये जेड, ये 3 डायमेंशन हो गया।
इसके अंदर किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए, किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए आपको उसका एक्स कोऑर्डिनेट बताना पड़ेगा, आपको उसका वाई कोऑर्डिनेट बताना पड़ेगा और आपको उसका जेड कोऑर्डिनेट बताना पड़ेगा। जैसे 2D में एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट बताते थे, वैसे 3D में एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट बताएंगे। यहां पर मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा कि लोकेशन का मीनिंग क्या है, क्या मीनिंग है इस बात का, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट का क्या मीनिंग है, मैं समझाता हूं। लोकेशन का मतलब देखिए, मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट P है, सुनिए ध्यान से, हाँ मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट P है, तो x कॉमा वाई कॉमा जेड का क्या मतलब है, थोड़ा इसको समझिए। x कॉमा वाई कॉमा जेड का ये मतलब है कि अगर आप ओरिजिन पर खड़े हैं तो x कोऑर्डिनेट x एक्सिस के अलोंग चलें, फिर y कोऑर्डिनेट y एक्सिस के अलोंग चलें, फिर z एक्सिस के अलोंग z यूनिट चलें और आप P पर पहुंच जाएंगे। x कॉमा वाई कॉमा जेड हमको बताता है लोकेशन या पोजीशन या एड्रेस विद रिस्पेक्ट टू गिवन कोऑर्डिनेट एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू गिवन कोऑर्डिनेट एक्सिस। जैसे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,3,4 हैं, तो इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब है कि अगर आप इस पॉइंट तक पहुंचना चाहते हैं तो ओरिजिन पर खड़े हैं तो x एक्सिस के अलोंग 2 यूनिट चलिए, फिर y एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट चलिए, फिर z एक्सिस के अलोंग 4 यूनिट चलिए और आप यहां पर पहुंच जाएंगे, कहां पर, उस पॉइंट P पर। x कॉमा वाई कॉमा जेड के कोऑर्डिनेट का थोड़ा सा मीनिंग समझिए कि ओरिजिन से यहां तक पहुंचने का रास्ता बताता है, ओरिजिन से इस पॉइंट तक पहुंचने का रास्ता बताता है। ये समझना इसलिए जरूरी है कि अभी हम इसको वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे और वो भी डिस्प्लेसमेंट लॉ की मदद से, सुनना ध्यान से। ये ओरिजिन से इस पॉइंट तक पहुंचने का रास्ता बताता है कि ओरिजिन से पहले x यूनिट x एक्सिस के अलोंग चलो, y यूनिट y एक्सिस के अलोंग चलो, z यूनिट z एक्सिस के अलोंग चलो, इस पॉइंट P पर पहुंच गए। ये हो गया पॉइंट की लोकेशन। जैसे 2 डायमेंशन में डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला हुआ करता था, वैसे 3D में भी डिस्टेंस फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला है। मान लीजिए एक पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, और मान लीजिए दूसरा पॉइंट है Q और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है। तो जो PQ डिस्टेंस निकल के आएगी वो आप बड़े आराम से 3D के डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कैसे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। यहीं पर आप सेक्शन फॉर्मूला बना सकते हैं। एक ऐसा पॉइंट जो इसको m/n के रेशियो में डिवाइड करता है, एक ऐसा पॉइंट जो कि इसको m/n के रेशियो में डिवाइड करता है, इस पॉइंट को r कह दीजिए। तो r पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है यहां पर भी, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा y कोऑर्डिनेट के लिए my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब जो x और y के लिए लिखा वही z के लिए लिख दो, तो ये आ जाएगा my2 प्लस z mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस ये आ गया सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला वही सारी बातें, इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल सब कुछ सेम है, करना कुछ भी नहीं है यार। एक z कंपोनेंट यहां जुड़ गया, एक z कंपोनेंट यहां जुड़ गया। ये हो गया 3 डायमेंशन में 3D में पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन, उस रिप्रेजेंटेशन का मतलब, डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला। अब आइए वेक्टर की बात करते हैं। वेक्टर, अब सुनना है ध्यान से, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखना, वेक्टर हमेशा स्ट्रेट लाइन सेगमेंट होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को आई कैप कह देते हैं, जैसे नॉर्थ कहते हैं, साउथ कहते हैं, वेस्ट कहते हैं, ईस्ट कहते हैं। तो अगर मुझे बताना हो कि 2 यूनिट आप एक्स एक्सिस के अलोंग चलो, तो मैं बताऊंगा 2 आई कैप चलो। तो 2 तो मैग्नीट्यूड हो गया
और आई कैप डायरेक्शन हो गई। एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन को हम लोग आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन को हम लोग जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और जेड एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन को हम लोग के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? के कैप से। अब सोचो मुझे ओपी वेक्टर लिखना है, तो ओपी वेक्टर क्या होगा? इसको इससे जोड़ने वाला वेक्टर। ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। जब भी हम लोग कोई ए बी वेक्टर लिखते हैं तो उसका मतलब है ए से बी की ओर, यानी ए इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और बी इसका एंडिंग पॉइंट है, और इसका डायरेक्शन किधर से किधर है? ए से बी की ओर। तो यहां पर ओपी वेक्टर लिखेंगे तो अब देखो ओपी वेक्टर हम कैसे लिखते हैं। अब ओ से पी तक पहुंचना है डिस्प्लेसमेंट, तो ओ से पी तक कैसे डिस्प्लेस होगे? डिस्प्लेसमेंट लॉ की तरह सोचो। पहले एक्स यूनिट आई कैप के अलोंग डिस्प्लेस हो जाओ, रुको मत। फिर वाई यूनिट जे कैप के अलोंग डिस्प्लेस हो जाओ, रुको मत। फिर जेड यूनिट के कैप के अलोंग डिस्प्लेस हो जाओ, मिल जाएगा ओपी वेक्टर। दिस इज ओपी वेक्टर। इसको अपन ऐसा भी कहते हैं, ये जो ओपी वेक्टर होता है इसको कहने का एक और तरीका भी होता है। ओपी वेक्टर को कहने का एक और तरीका भी होता है, इसको साइलेंट कर दें। हाँ, ये हो गया ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर कहलाता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। क्यों इसको पोजीशन वेक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पॉइंट पी की पोजीशन बताता है, इसीलिए कहलाता है पोजीशन वेक्टर। ये पॉइंट पी की पोजीशन बताता है, इसीलिए कहलाता है पोजीशन वेक्टर। ओपी वेक्टर देखो बहुत सिंपल है। 3D और इसमें कितनी समानता है? एक्स वाई जेड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, और एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर का मतलब वेक्टर तो हमेशा ही डंडी होगी, तो पोजीशन वेक्टर का मतलब ओरिजिन से उस पॉइंट को जोड़ने वाली डंडी, ओरिजिन से उस पॉइंट को जोड़ने वाला वेक्टर। देखिए इसके अंदर हम अपने आप समझ जाते हैं कि एक्स यूनिट आई एक्स एक्सिस के अलोंग, फिर वाई यूनिट वाई एक्सिस के अलोंग, फिर जेड यूनिट जेड एक्सिस के अलोंग। इसके अंदर आपको अपने आप समझाया जाता है कि एक्स आई कैप के अलोंग चलो प्लस रुको मत और चलो, वाई जे कैप के अलोंग चलो प्लस रुको मत और चलो, जेड के कैप के अलोंग चलो। तो ये हो गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। पोजीशन वेक्टर का इस्तेमाल पॉइंट की पोजीशन, पॉइंट की लोकेशन बताने में किया जाता है। बिल्कुल ध्यान देखेंगे, पोजीशन वेक्टर आर यूज्ड टू टेल पोजीशन ऑफ पॉइंट्स with respect to coordinate system। ये पोजीशन वेक्टर ओपी वेक्टर। आमतौर पर क्या होगा कि जैसे हम कोई पॉइंट लिखेंगे, हमने एक पॉइंट लिखा और लिख दिया ए वेक्टर, यानी इसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर। हमने कोई पॉइंट लिखा बगल में बी वेक्टर, यानी इसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर। कहां है ए वेक्टर? वेक्टर तो डंडी होती है। कहां है बी वेक्टर? वेक्टर तो डंडी होती है। सुनो मैं बताता हूं आपको कहां है वेक्टर। कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा हमारा, कहीं ना कहीं हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। तो कहां है ए वेक्टर? ये है ए वेक्टर। ओरिजिन को इस पॉइंट से जोड़ने वाला वेक्टर ए वेक्टर। जब भी किसी पॉइंट के बगल में वेक्टर लिखते हैं, यानी वो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। अब बार बार ऐसी डंडी खींच खींच कर चीजों को गंदा नहीं करते हैं। ये है बी वेक्टर। ऐसे जब भी किसी पॉइंट के बगल में वेक्टर लिखा हो, यानी वो है उसका पोजीशन वेक्टर। मन मंदिर में बसा लो, वेक्टर मतलब डंडी, बिंदु नहीं। वेक्टर मतलब डंडी, सीधी सी बात है। जब भी किसी पॉइंट के बगल में वेक्टर लिखा हो, इसका मतलब वो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। अब बार बार डायग्राम के अंदर ये सब बना बुनू के ऐसी गंदगी नहीं मचाते हैं, इसलिए बार बार ऐसा आमतौर पर नहीं बनाते हैं। अब मैं आपको लाइन वेक्टर बताने जा रहा हूं, ध्यान सुने। हमने पोजीशन वेक्टर समझ लिया। पोजीशन वेक्टर का इस्तेमाल होता है पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए। पोजीशन वेक्टर का यूज होता है, पोजीशन वेक्टर का इस्तेमाल होता है पॉइंट्स की पोजीशन बताने के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि कोई जनरल ए बी वेक्टर कैसे लिखा जाता है। ध्यान से देखें, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ध्यान देखें। ये लीजिए, ये है एक्स यानी इसके अलोंग आई कैप,
ये है y इसके अलोंग j कैप, और ये है हमारा z इसके अलोंग k कैप। ये एक पॉइंट P A है और ये एक पॉइंट B है। A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर OA वेक्टर मान लेते हैं। OA वेक्टर को हम मान लेते हैं x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। यानी A पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 z1। अच्छा, B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर OB वेक्टर हम मान लेते हैं x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप। यानी हमने मान लिया कि B पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2 z2, यानी B पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2 z2। अब आइए, अब मेरे मन में इच्छा उमड़ रही है AB वेक्टर लिखने की। अब देखो इधर, AB वेक्टर लिखना चाहते हो, OA वेक्टर पता है, OB वेक्टर पता है। अगर आप सिर्फ ध्यान से देखो तो OA के अलोंग डिस्प्लेसमेंट प्लस AB के अलोंग डिस्प्लेसमेंट इज OB के अलोंग डिस्प्लेसमेंट। यानी यहां आप ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाएं तो OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर कम्स आउट टू बी OB वेक्टर। ये मैंने नहीं लिखा, ये डेफिनेशन से आया ट्रायंगल लॉ कि भैया अच्छा एरो देखो, एरो देखो, एरो देखो, OA का एरो O से A की तरफ हो, OB का एरो O से B की तरफ है, तभी तो OB है इनिशियल ए फाइनल पॉइंट, और AB का एरो A से B की तरफ है। तो डिस्प्लेसमेंट से भी सोचो, O से A गए फिर A से B गए, तो नेट कितना डिस्प्लेस हुए भैया, O से B पहुंच गए डिस्प्लेसमेंट। यानी यहां से मैं कह सकता हूं कि AB वेक्टर इज नथिंग बट OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। उत्तरी गजब का रिजल्ट आया है, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल। दो पॉइंट को जोड़ने वाला वेक्टर, इसका मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल। तो फाइनल का पोजीशन वेक्टर बचुआ x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप माइनस x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। इसको आप लिख सकते हो x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये हो गया AB वेक्टर। सारी कहानी कहां से शुरू होती है? पोजीशन वेक्टर। कॉपी करो तो और आगे बढ़ाऊं, कॉपी करो पहले। अब ध्यान सुनो, कोई भी वेक्टर होगा, हर वेक्टर का एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, हर वेक्टर का एक एंडिंग पॉइंट होगा। तो कोई भी वेक्टर अगर अपन लेते हैं, AB अगर कोई वेक्टर है तो ये हमेशा बनेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल। ठीक है, और पोजीशन वेक्टर बताने में और कोऑर्डिनेट बताने में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है तो उसका पोजीशन वेक्टर x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। एक ही इंफॉर्मेशन देने के दो अलग अलग तरीके। i कैप j कैप k कैप हटा लो तो कोऑर्डिनेट बन गए, i कैप j कैप k कैप लगा दो पोजीशन वेक्टर बन गया, कोई खास बात नहीं। अच्छा अब आ जाइए, यानी मैं कह सकता हूं कि एनी वेक्टर in 3D will be of form ai cap plus bj cap plus c cap। 3D में अगर कोई भी वेक्टर है, 3 डायमेंशन में अगर कोई भी वेक्टर है तो इसी शक्ल का होगा, ai cap plus bj cap plus c cap। ठीक है, a कहलाता है उसका x कंपोनेंट, b कहलाता है उस वेक्टर का y कंपोनेंट, और c कहलाता है उस वेक्टर का z कंपोनेंट। ब्रह्मांड का कोई भी 3 डायमेंशन अगर वेक्टर लेते हैं तो इसी शक्ल का दिखाई पड़ेगा, ai कैप प्लस bj कैप प्लस c कैप। अब वेक्टर के साथ जुड़ी हुई दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। सपोज करो हमारे पास कोई वेक्टर है, सपोज करो हमारे पास कोई वेक्टर है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। अब हम समझ गए कि ब्रह्मांड के सारे वेक्टर में i कंपोनेंट, j कंपोनेंट, k कंपोनेंट होगा। ब्रह्मांड का कोई भी 3 डायमेंशन में कोई भी वेक्टर अगर है तो a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप है।
तो अब हम निकालना चाहते हैं इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन। अगर वेक्टर स्मॉल ए है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को मॉडुलस ए से रिप्रेजेंट करते हैं और डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर को ए टोपी से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नीट्यूड को मॉड ए से रिप्रेजेंट करते हैं और डायरेक्शन ऑफ ए को ए टोपी से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लेंथ, जो कि और कुछ नहीं होता एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। ये चीज आप पिछले यहां से भी समझ जाइए। ये देखिए, अगर दो पॉइंट पी क्यू हैं तो उनके बीच की दूरी कितनी होगी? x1 माइनस x2 के कंपोनेंट का स्क्वायर, y1 माइनस y2। यहां से देखिए, तो ए बी वेक्टर अगर आ गया तो ए बी वेक्टर की लेंथ कितनी? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का रूट। तो ध्यान से देखेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही लिखा हुआ है। तो यानी कुल मिला के जनरलाइज कह सकते हैं x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मॉड ऑफ वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मीनिंग होता है x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर का रूट। ये इसका मीनिंग होता है। आइए डायरेक्शन ऑफ, यहां पर एक छोटा सा टर्म मैं बताना चाहूंगा और वो छोटा सा टर्म है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 1, वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। इसका यूज किया जाता है यूज्ड टू टेल डायरेक्शन। और जैसे यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम टोपी का इस्तेमाल करते हैं, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम टोपी का इस्तेमाल करते हैं। ए टोपी का मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग ए, बी टोपी का मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग बी, सी टोपी का मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग सी। कोई आपसे डायरेक्शन पूछ रहा है मतलब यूनिट वेक्टर पूछ रहा है। कोई आपसे अगर डायरेक्शन पूछ रहा है मतलब यूनिट वेक्टर पूछ रहा है। यानी वो एक ऐसा वेक्टर पूछ रहा है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो लेकिन डायरेक्शन वही हो गिवन वेक्टर का है। कोई अगर आपसे वेक्टर पूछ रहा है तो वो जो है यूनिट वेक्टर पूछ रहा है। अब मेरी बात सुने, कोई भी वेक्टर है, आप इसको किसी भी वेक्टर को, कोई भी वेक्टर है तो आप वेक्टर को ऐसा सोच सकते हैं मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। यानी कोई भी वेक्टर है तो ये मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन के बराबर। तो अगर आपको यूनिट वेक्टर चाहिए तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। अगर आपको यूनिट वेक्टर चाहिए तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। यानी अगर ए टोपी हमको निकालनी होगी तो ए टोपी की वैल्यू आएगी a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप अपॉन रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ये आ गया यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालना बहुत आसान है। कोई आपसे डायरेक्शन पूछता है, इसका मतलब वो यूनिट वेक्टर पूछ रहा है। कोई अगर आपसे डायरेक्शन पूछता है, इसका मतलब वो यूनिट वेक्टर पूछ रहा है। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, मैग्नीट्यूड कट जाएगा तो क्या मिलेगा? यूनिट वेक्टर। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जिसको हम लोग ध्यान रख सकते हैं। कोई भी वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, और डायरेक्शन शब्द का मतलब होता है यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मतलब है वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 1। तो ये लीजिए, यहां पर हम समझ गए 3D में अगर कोई भी वेक्टर होगा तो उसका कुछ ना कुछ i कंपोनेंट होगा, उसका कुछ ना कुछ j कंपोनेंट होगा, उसका कुछ ना कुछ k कंपोनेंट होगा। और वेक्टर के मैग्नीट्यूड और वेक्टर की डायरेक्शन यूनिट वेक्टर। कॉपी करिए। ओके, तो हम लोग वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन समझ गए, वेक्टर की डायरेक्शन लिखना समझ गए और वेक्टर के बारे में काफी कुछ जान गए। अब हम बात करते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट। तो भैया वेक्टर की डेफिनेशन देख ली, वेक्टर को 3D में कैसे लिखना है, हल्का सा 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी देख ली, ज्यादा नहीं देखी, डिस्टेंस फार्मूला सेक्शन फार्मूला केवल देख लिया, हल्की 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख ली। कोई भी वेक्टर अगर अपन लिखते हैं तो हम समझ गए कि उसका x कंपोनेंट भी होगा, उसका y कंपोनेंट भी होगा, उसका z कंपोनेंट भी होगा। अब यहां पर कुछ नाम है जो वेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, उनको हम लोग देखेंगे और फिर एक और गजब की चीज देखेंगे, सम नेम्स रिलेटेड
विद वेक्टर। कुछ नाम हैं जो वेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत नाम हैं, आइए उनको देख लें। एक होता है जीरो वेक्टर या नल वेक्टर भी कहते हैं इसको। इसका मतलब होता है वेक्टर विद मैग्नीट्यूड जीरो। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, नल वेक्टर, उसको हम मैग्नीट्यूड जीरो या नल वेक्टर, जीरो वेक्टर कहते हैं। अब कमाल की बात है कि गुरुजी इतनी देर से चिल्ला रहे थे वेक्टर मतलब डंडी, वेक्टर मतलब डंडी, वेक्टर मतलब डंडी, लेकिन जीरो वेक्टर की डंडी बनेगी नहीं। जीरो वेक्टर तो पॉइंट ही बनेगा, क्योंकि जो उसका इनिशियल है वही उसका फाइनल है, ध्यान रखें। लेकिन जीरो वेक्टर एक्चुअली कोई वेक्टर जैसी क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि इसका डायरेक्शन आर्बिट्री होगा, इसका डायरेक्शन आर्बिट्री होगा, यानी कुछ भी इसका डायरेक्शन हो सकता है। क्योंकि अगर लाइन है तो बता सकते हो इधर से इधर जा रही है, लेकिन यहीं शुरू और यहीं खत्म, तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं बताया जा सकता। जीरो वेक्टर एक जनरल वेक्टर की तरह है, पॉइंट को कभी वेक्टर नहीं लेना है। जीरो वेक्टर का मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड जीरो है, ये ध्यान रखें, पॉइंट कभी वेक्टर की तरह नहीं लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर का मतलब एक प्लेन में लाई करने वाले। अब सुनना ध्यान से, बिल्कुल ध्यान सुनना। मैथमेटिक्स में अगर अपन वेक्टर की बात करते हैं, अच्छा इसके पहले एक छोटा सा बता देता हूं, वरना आप जो है फिर कंफ्यूज ही रहेंगे। पहले मैं बता देता हूं फ्री एंड लोकलाइज्ड वेक्टर। आइए बात करें फ्री एंड लोकलाइज्ड वेक्टर। फ्री वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिसको डिस्प्लेस करने पर, देखो ये वेक्टर है, अगर मैं इसको यूं रख दूं तो ना इसकी डायरेक्शन चेंज हुई ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। अगर यूं रख दूं तो ना इसकी डायरेक्शन चेंज हुई ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। तो फ्री वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिसको ट्रांसलेट करने पर उसका इफेक्ट चेंज ना हो। उत्तरी ये मैथ में इफेक्ट कहां से आ गया? तो फ्री और लोकलाइज्ड वेक्टर एक्चुअली मैथ के लिए नहीं है, फिजिक्स के लिए है। फ्री वेक्टर्स आर दोज which on translation does not change its effect। जैसे फोर्स, अगर एक बॉडी है और फोर्स अगर कॉज है, तो फोर्स कॉज है तो एक्सेलरेशन इसका इफेक्ट होगा। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब फोर्स चाहे यहां लगाएं या नीचे लगाएं या यहां लगाएं, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड सेम ही होगा। लेकिन लोकलाइज्ड वेक्टर्स आर दोज विच ऑन ट्रांसलेशन चेंज देयर इफेक्ट, जिसको ट्रांसलेट करने पर उनका इफेक्ट चेंज हो जाए। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है टॉर्क। अगर यहां फोर्स लगा रहे हो और ये आर वेक्टर है, तो टॉर्क निकल के आता है आर क्रॉस एफ। तो अगर आपने फोर्स को ट्रांसलेट करोगे तो टॉर्क बदल जाएगा। तो ये वाला फोर्स लोकलाइज्ड वेक्टर है। यहां पर भी फोर्स ही है, लेकिन ये वाला फोर्स फ्री वेक्टर है। फोर्स ही है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसके कौन से इफेक्ट की स्टडी कर रहे हैं। अगर यहां एक्सीलरेशन इफेक्ट की स्टडी की जाए तो यह एक फ्री वेक्टर है, लेकिन यहां पर अगर उसके टॉर्क रोटेशन कंपोनेंट की स्टडी की जाए तो यह एक लोकलाइज्ड वेक्टर है। यह हो गया फ्री और लोकलाइज्ड वेक्टर। मैथ में कोई कॉज और इफेक्ट होता नहीं है, तो मैथ में हर वेक्टर फ्री वेक्टर ही होता है, एक्सेप्ट पोजीशन वेक्टर। क्यों? क्योंकि पोजीशन वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन और एंडिंग पॉइंट वो पॉइंट की लोकेशन होती है। जहां तक मैथ की बात है, इन मैथ एवरी वेक्टर इज अ फ्री वेक्टर। मैथ में हर वेक्टर फ्री वेक्टर। इन मैथ एवरी वेक्टर इज अ फ्री वेक्टर एक्सेप्ट पोजीशन वेक्टर। क्योंकि मैथ में कोई कैजुअलिटी या कॉज और इफेक्ट की स्टडी तो होती नहीं है।
हमारे लिए जो वेक्टर है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ही है। तो मैथ में सारे वेक्टर फ्री होते हैं, उनको कहीं पर भी ट्रांसलेट किया जा सकता है। कॉपी करें, एक दो और नाम बताऊं।